Hello everyone, welcome back. Hope you are doing good. In the previous two videos, we covered the full chapter, that is chapter number 1, Python revision 2. Now it's time to test our knowledge and sharpen our memory. So in this video, we are going to solve the MCQs and we are going to practice some more questions which are based on the previous year question papers as well as from the sample paper. From this chapter, generally you will be getting 3 to 4 questions in the section A, which is in the form of MCQ, and you may be getting 1-2 mark question in the section B. So without wasting much time, let's get started. इस चैप्टर में से फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफायर. दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. यू विल श्योरली गेट वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिफायर. So before we proceed, let's revise the rule to design an identifier. The first rule is identifier can have alphabet which can be lowercase or uppercase. Numbers भी allowed है and only one special symbol is allowed, that is underscore. Second rule क्या है? हमेशा first character आइडेंटिफायर का या तो अल्फ़ाबेट हो सकता है या फिर हम अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं. थर्ड रूल इज स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड. और फोर्थ रूल है कीवर्ड्स ऑल्सो नॉट अलाउड वाइल डिजाइनिंग द आइडेंटिफायर. सो नाउ यू नो ऑल द 4 रूल्स ऑफ डिजाइनिंग आइडेंटिफायर. सो लेट्स प्रोसीड. पहले एग्जाम्पल में हमें इनवैलिड आइडेंटिफायर को फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट आइडेंटिफायर सीम्स वैलिड. सेकेंड आइडेंटिफायर इज अ कीवर्ड विच इज नॉट अलाउड. द थर्ड आइडेंटिफायर इज गेटिंग स्टार्टेड विद द नंबर विच इज नॉट अलाउड. एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो वैलिड. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी एंड सी. Let's move on to the next question which is similar to the first question. Here also we have to find out the invalid identifier. So look at the first option, it is correct. Second option is wrong because it contains special character, that is dash, which is not allowed. The identifier in the option C is valid and the identifier in the option D is also valid. So only the option B identifier is invalid. So the correct answer is B. आइडेंटिफायर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने एक साथ अरेंज किए हुए हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम ही है जिसमें हमें इनवैलिड आइडेंटिफायर को फाइंड आउट करना है. तो ये जो आइडेंटिफायर ऑप्शन ए में है ये इनवैलिड है क्योंकि हम स्पेशल कैरेक्टर @ सिंबल यूज़ कर रहे हैं जो अलाउड नहीं है. अगर हम नेक्स्ट आइडेंटिफायर को देखें तो ये वैलिड है. थर्ड आइडेंटिफायर भी वैलिड है क्योंकि हमारा आइडेंटिफायर अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट हो सकता है. लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट ऑप्शन. ये आइडेंटिफायर भी वैलिड है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यानी हमारे पास इनवैलिड आइडेंटिफायर मिल रहा है ऑप्शन ए में. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. अगर आपको ये सारे रूल्स क्लियर है तो बेस्ड ऑन आइडेंटिफायर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स प्रोसीड विथ सम मोर क्वेश्चंस. स्टेट ट्रू और फॉल्स. वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन एंड येस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. We don't have to specify the data type of the variable when we are declaring it. The data type of the variable depends on the value which we are initializing to it. चलिए आगे बढ़ते हैं और चेकआउट करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. We have to find out the valid arithmetic operator. You know there are 7 arithmetic operators. Just recall all the arithmetic operator before solving. So we have addition, subtraction, multiplication, division, modulus, then floor division, and we have exponentiation operator. Now come to the question. ये अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है, ये भी अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है और ये भी नहीं है. तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये जो कि फ्लोर डिवीजन है. सो दिस इज द वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर.
अब जब हमें वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर पता है तो हम ये भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से करेक्ट ऑप्शन है ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है और ये सारे ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज सी. In the next question, we have to find out the valid relational operators. The way you recall arithmetic operators, try to recall all the relational operators. There are total 6 relational operators: less than equals to, greater than equals to and not equal to. Now you can solve any question based on that. So if we look at the options, among these options only B is the correct answer. This is not relational operator, this is also not relational operator, and this is also not a relational operator. So B is the correct answer. चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. Here we have to find out the valid keyword. For your convenience, I have pasted here the list of the keywords. So look at the list once so that you can solve the questions based on the keywords also. From this list you have used some of the keywords, but other keywords also you should know. Look at the options here. False is not a keyword. As I explained before also in the previous video that these 3 keywords are exception. We write the first alphabet of these 3 keywords as capital. So false is not a keyword because it has a lowercase letter. In the same way, none is also not a keyword. And now look at this non-local word. This also we write without underscore. So this is also not a keyword. So the remaining is option B. And yes, it is correct. Return is a keyword. You can see here in the list also the return is a keyword. Now based on keyword we have one more question. When we look at the options, the first option is eval and it is not a keyword, it is a function. So this is not a keyword. Assert is a keyword, non-local is a keyword and pass is also keyword. So the correct option is A. चलिए आगे बढ़ते हैं और चेकआउट करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हमें यहाँ पे टोकन का टाइप लिखना है. You know there are 5 types of tokens. The first is keyword, second is identifier, third is literal, the fourth one is operators and the fifth is punctuators. So if we look at the first option, if, and if is a keyword. So you should write the name of the token. Now the second option is roll number and it is a valid identifier. So the name of the token is identifier. चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इस चैप्टर में से हमें सेक्शन ए में ऐसे ही MCQ सॉल्व करने हैं जो कि काफ़ी इजी है. सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स. तो आपको पता है ये तो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो असाइन करने का काम करता है. अगर हम बी ऑप्शंस को देखते हैं तो ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है जिसे हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू. और आपको पता होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स ही आंसर देते हमें इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स. तो हमारा करेक्ट आंसर है बी. इसी होप के साथ कि आपको समझ में आ रहा है हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. स्टेट ट्रू और फॉल्स. हमें यहाँ पे लिखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो स्टेटमेंट है आइडेंटिफायर आर नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल और फंक्शन इन अ प्रोग्राम. आइडेंटिफायर्स होते ही है आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम को. जैसे हमारा नाम आपका नाम हमें आइडेंटिफाई करता है, वैसे आइडेंटिफायर भी वेरिएबल्स या फंक्शन इनको आइडेंटिफाई करता है. तो इसका आंसर ट्रू है. ये तो शायद काफ़ी इजी था. तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई द इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. फर्स्ट स्टेटमेंट तो वैलिड ही है बिकॉज अंडरस्कोर इज अलाउड टू डिजाइन आइडेंटिफायर एंड वी आर असाइनिंग वैल्यू 1 to 8. नाउ लेट्स चेक आउट द सेकेंड वन.
Second statement is also valid because we are using 2 underscore and it is allowed. The third statement is also valid because we are using first character as alphabet, after that underscore. But when we look at the fourth option, we can see that it is not valid because we are writing literals on the left hand side and variable on the right hand side, which is not allowed. The variable should be on the left hand side and the value which we want to assign should be on the right hand side. So the invalid Python statement is this D statement. आपको अगर चेक करना है तो आप इसे इंटरैक्टिव मोड में लिख कर भी देख सकते हैं. सो यू विल गेट एरर व्हेन यू विल राइट दिस स्टेटमेंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर फाइंड आउट करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, here we have to identify the valid arithmetic operator. Now you are pretty confident with the arithmetic operators. We have already discussed the arithmetic operators and we solved the questions based on this. So you know this is the arithmetic operator known as floor division. This is not a arithmetic operator. This is also not a arithmetic operator and this is also not a arithmetic operator. So the correct option is A. Hope you are also solving these MCQs along with me. If you have any doubt, please let me know in the comments. With that, let's proceed to the next question. If statement in Python is, so it is not a looping statement because there are only 2 loops, for and while. Yes, it is a selection statement because based on the condition, we select the statement which to execute and which not to execute. This is not iterative. Iterative means looping. This is not a sequential statement also. Sequential statement means in which the program follows the normal flow of execution where all the statements get executed from the beginning to end. So the correct answer is B. It is a selection statement. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें फाइंड आउट करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. Python supports the explicit conversion of an operand to a specific type and this statement is true. Python में हम डेटा टाइप explicitly कन्वर्ट कर सकते हैं by writing the data type in front of that variable. So explicit conversion Python में possible है. That's why this statement is true. Let's continue our session of MCQs with one more question. Here we have to find out the valid identifier. Please read the question carefully whether we have to find out the valid or invalid identifiers. So here we have to find out the valid identifier and that too we can have one or more identifiers. That's why it is written as is oblique R. So let's check out the first option. If dash else, this is invalid because dash is not allowed. Elif is a keyword, so it is also not valid. None is also keyword, so it is not valid. Underscore 1 2 3 4 is valid because first character can be underscore, so the correct option is C. Here we have to find out the valid identifier, so only the identifier which is written under the option C is valid. Okay, let's move ahead with the next question. Here we have to write true or false. So what's the statement? Python language is cross-platform language. Yes, Python is a cross-platform language because it can run on different operating system like Windows, Mac and Linux operating system also. चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हमें यहाँ पे मॉड्यूल का नाम लिखना है जो कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर हमें ये फंक्शंस यूज़ करने हैं तो साइन फंक्शंस तो हमें पता है ये मैथमेटिकल फंक्शन है, इसीलिए हमें मैथ मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा. सेकंड ऑप्शन जब हम देखते हैं तो हमें पता है ये फंक्शन रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमें मॉड्यूल रैंडम इंपोर्ट करना होगा. हमने मैथ मॉड्यूल और रैंडम मॉड्यूल क्लास 11 में भी पढ़ा है और मॉड्यूल्स हम आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं. हमें यहाँ पे इनवैलिड डेटा टाइप फाइंड आउट करना है.
So from the given option, set is a valid data type which is used to store the collection of values without duplicate entries. None is also a special literals which indicates the absence of value. Integer is also a valid data type which is used to store whole numbers without decimal point. But I did not see any data type like real. So this is a invalid data type. So the correct answer is D. This is not a valid data type in Python. Hope you are also solving these MCQs along with me. So चलिए मेरे पिटारे में से और कुछ क्वेश्चंस बाहर आ गए हैं. So let's find out. This is the question from the latest sample paper, that is for the year 23-24. We have to check out that this statement is true or false. So what's the statements? In Python program, if break statement is given in a nested loop, it terminates the execution of all loops in one go, and this statement is false. I explained this in the previous video when we were discussing about the jump statement break. ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जिस लूप में प्रेजेंट है सिर्फ उसी लूप से बाहर आता है. अगर हम नेस्टेड लूप की बात करें तो अगर ब्रेक स्टेटमेंट इनर लूप में है तो ये सिर्फ इनर लूप से बाहर आएगा. अगर ब्रेक स्टेटमेंट आउटर लूप में है तो ये आउटर लूप से बाहर आएगा. तो ब्रेक स्टेटमेंट डजंट टर्मिनेट ऑल द लूप्स इन वन गो. सिर्फ जिस लूप में होता है उसी लूप को टर्मिनेट करता है. होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन आइडेंटिफायर. नाउ यू आर प्रो इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑन द आइडेंटिफायर. एग्ज़ाम में 99% आपको क्वेश्चन आइडेंटिफायर पे आना ही है. तो 4 रूल हमेशा याद रखिए और यू आर प्रिटी श्योर देन टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द आइडेंटिफायर. एल्स इफ हम आइडेंटिफायर के तरह यूज़ कर सकते हैं तो ये ऑप्शन करेक्ट है. फॉर इज अ कीवर्ड वी कैन नॉट यूज़. पास ऑल्सो वी कैन नॉट यूज़ बिकॉज इट इज़ अ कीवर्ड. और टू काउंट भी वैलिड आइडेंटिफायर नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है नंबर से विच इज़ नॉट अलाउड. सो एक ऑप्शन हमें मिल गया जो कि है ए. चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, उसे सॉल्व कर लेते हैं. So let's read the next question. Which of the following options are not Python keyword? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से Python कीवर्ड नहीं है ये हमें ढूंढना है. I would suggest to please read the question carefully. नहीं तो क्वेश्चन इजी होते हुए भी हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. सो ऑप्शन ए में फॉल्स लिखा है, ये तो कीवर्ड है. ये कीवर्ड नहीं है, ये भी कीवर्ड नहीं है क्योंकि वाइल कैपिटल में लिखा है. और ब्रेक भी कीवर्ड है. तो दिए गए ऑप्शंस में से ये कीवर्ड नहीं है, ये भी कीवर्ड नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन है बी एंड सी. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इन पाइथन इज यूज टू रिप्रेजेंट रियल नंबर. रियल नंबर्स का मीनिंग होता है फ्लोट नंबर्स, जिसमें हम डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स स्टोर करते हैं. तो उसके लिए हमारे पास डेटा टाइप है फ्लोट. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. सो व्हाट्स द स्टेटमेंट? लेट्स रीड. Python does not allow same variable to hold different data literals or data types. This statement is false because in Python we can store different values in same variable. We can initialize it with integer first, then I can store some float value also to it, and even if I want to store some string value in this variable, I can initialize. सो इससे हमें ये पता चलता है कि पाइथन में हम एक वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. तो आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं और कौन से MCQs है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो पहले स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग 0 को हम पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो बूल ऑफ ये 0 इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और बुल ऑफ 0 होता है फॉल्स. बुल ऑफ 1 होता है ट्रू और बुल ऑफ 0 होता है फॉल्स. तो हमें इसका आंसर मिलेगा फॉल्स.
Here we are using type function to know the data type of this literal, and from this double quote we can say that it is a string. So we will get answer as string. So the data type of this literal is string. Let's move ahead to the next question. Python has a set of keywords that can also be used to declare variables. No, we cannot use any keyword to declare variable. So this statement is false. Keywords are the predefined words which has special meanings and which we cannot use for declaring variables. We have one more question based on the operator. Let's check out. We have to find out the valid operator. This is a modulo operator. Yes, it is a valid operator. In is also a valid operator, which is a membership operator. Hash symbol is not an operator. Hash symbol we use to write comments, which is a additional information about the program. This is a exponentiation operator. Yes, this is also a valid operator. So which is not a valid operator? This hash symbol. So the answer is C. So हमारे MCQs के ट्रेजर में से ये लास्ट MCQ है जो हम अब चेक करने वाले हैं. अगर आपके पास और भी कोई MCQs है, कोई सजेशन है या और कोई डाउट भी है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन जिसमें हमें एक्सप्रेशन इवेलुएट करना होता है जो कि होता है सेक्शन बी में. तो चलिए चेक करते हैं क्या है क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड आउट द डेटा टाइप ऑफ दिस एक्सप्रेशन. अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर हमें हमेशा रिजल्ट देता है ट्रू और फॉल्स में और ट्रू और फॉल्स को हम बोलते हैं बूलियन वैल्यू. तो इसका डेटा टाइप अगर हम चेक करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा बुल. आप ये कमांड टाइप करके भी देख सकते हैं इंटरैक्टिव मोड में. हमें ट्रू भी नहीं मिलेगा, हमें फॉल्स भी नहीं मिलेगा क्योंकि हम इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं एक्सप्रेशन को, हम डेटा टाइप फाइंड आउट कर रहे हैं उसका. और डेटा टाइप फाइंड आउट करने के लिए हम टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं और इसका टाइप है बुल. कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्योंकि एक्सप्रेशन में सारे ऑपरेटर्स ही हमें इवैल्यूएट करने हैं. If you want to study this topic in detail, please go through the video of part 1 of the chapter 1 where I explain all these operators. हमने मैथ्स में भी पढ़ा है बॉडमस रूल. सेम यहाँ पे भी हमें प्रेसिडेंस को याद रखना है. हम ऑपरेटर्स को कुछ कैटेगराइज कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे. फर्स्ट कैटेगरी तो है पैरेंथेसिस या हम इसे ब्रैकेट भी कह सकते हैं जो इवैल्यूएट होता है. पैरेंथेसिस के बाद प्रायोरिटी मिलती है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर को. एक्सपोनेंशिएशन के बाद हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैलकुलेट करते हैं. सो थर्ड कैटेगरी इज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिसमें प्लस माइनस ऑपरेटर की प्रायोरिटी इन सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से कम है. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद नंबर आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स का. और पांचवी कैटेगरी में है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स. Out of these 3 logical operator, first not will get evaluated, then and at last or will get evaluated. So keep in mind these 5 categories which we can write as parenthesis, then exponentiation, then arithmetic operators. After that we have relational operators and at last logical operators will get evaluated. Wow, we got one nice word, pearl. So in this order the operators will get evaluated. One more thing we should keep in mind, अगर किसी एक्सप्रेशन में एक ही कैटेगरी के एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स आते हैं तो वो लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं. लेकिन इसके लिए भी हमारे पास एक्सेप्शन है जो कि एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है जो राइट टू लेफ़्ट इवैल्यूएट होता है. सो इन सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम इवैल्यूएट करते हैं एक्सप्रेशन को. सो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है. इस एक्सप्रेशंस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का सीक्वेंस तो ये है. फर्स्ट नॉट विल गेट कैलकुलेटेड, देन एंड विल गेट इवैल्यूएटेड एंड एट लास्ट और विल गेट इवैल्यूएटेड. सो प्लीज़ कीप इन माइंड दिस सीक्वेंस ऑल्सो. N A O.
वर्किंग तो आपको इस ऑपरेटर्स के पता ही होगा। नॉट क्या करता है, ये वैल्यू को निगेट करता है। और एंड के केस में अगर दोनों इनपुट ट्रू होते हैं तो आउटपुट हमें ट्रू मिलता है। और के केस में कोई एक भी इनपुट अगर ट्रू है तो हमें आउटपुट मिलता है ट्रू। नाउ लेट्स सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। हमें पता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ब्रैकेट्स की होती है, उसमें भी पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व होता है। सो इनर ब्रैकेट में लिखा है ट्रू एंड फॉल्स। सो ट्रू एंड फॉल्स विल बी फॉल्स बिकॉज एंड के केस में अगर दोनों ट्रू है तो ही हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू। तो इनर ब्रैकेट तो सॉल्व हो गई, बाकी हम एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास नॉट। अब ये ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे तो फॉल्स और ट्रू विल बी ट्रू। अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू एंड नॉट ऑफ ट्रू विल बी फॉल्स। वी नो नॉट ऑपरेटर निगेट्स द रिजल्ट। इफ इट इज ट्रू इट विल बिकम फॉल्स। सो हमें आंसर मिला है फॉल्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसी होप के साथ कि आपको समझ में आ रहा है, हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। पहला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करने के बाद अब हमें लॉजिकल ऑपरेटर की वर्किंग क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम एग्जाम में लॉजिकल ऑपरेटर्स पे ही क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है। तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स में से नॉट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो यह एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। नॉट ऑफ ट्रू हो जाएगा फॉल्स और बाकी हम एज इट इज लिख लेते हैं। नॉट के बाद सॉल्व होगा एंड ऑपरेटर। सो फॉल्स एंड फॉल्स विल बी फॉल्स। और इसका और ऑपरेशन है ट्रू के साथ। सो फॉल्स और ट्रू विल बी ट्रू। तो हमारा आंसर है ट्रू, जो कि ए ऑप्शन में है। तो ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू। तो ये तो काफ़ी इजी था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स पे बेस्ड एक्सप्रेशंस है वो मैंने एक साथ अरेंज कर दिए हैं, सो दैट इट विल बी इजी टू सॉल्व सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन अ स्ट्रेच। सो इस एक्सप्रेशन में भी सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है, जिसमें से नॉट को हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो हम पहले सॉल्व करेंगे नॉट ऑफ ट्रू, जो कि हो जाएगा फॉल्स। बाकी सारे टर्म्स को हम फिलहाल एज इट इज रख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास और एक नॉट ऑपरेटर है जिसे हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो नॉट ऑफ ट्रू हमें मिल रहा होगा फॉल्स। और हमारे पास ये रिमेनिंग एक्सप्रेशन है अभी। नॉट के बाद सॉल्व होता है एंड ऑपरेटर। सो फॉल्स एंड फॉल्स विल बी फॉल्स। सो फॉल्स और फॉल्स विल बी अगेन फॉल्स। तो हमें मिल रहा है आउटपुट फॉल्स, जो कि है बी ऑप्शन में। सो ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो रही है और हमें आंसर मिल रहा है फॉल्स। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। सो धीरे धीरे हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है और हम एटलीस्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स वाले एक्सप्रेशन तो अब सॉल्व कर सकते हैं। सो चेक करते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ भी दी है, ए की, बी एंड सी, और हमें प्रिंट करना है इस एक्सप्रेशन के वैल्यू को। सो हियर इज़ द एक्सप्रेशन ए एंड बी और नॉट सी। जब हम इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं तो 0 एंड 1 और नॉट 2, और नॉट ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा होने से हमें पहले इसे इवेल्युएट करना है। तो हम जानते थे कि नॉट ऑपरेटर तो वैल्यू को निगेट करता है। अगर ट्रू होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो है नॉट ऑफ 2, तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो दो बुलियन वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स, इसे हम नंबर में भी डिनोट कर सकते। तो फॉल्स होता है 0 और ट्रू होता है 1। और ये बाकी सारे जो नंबर्स हैं उसकी भी अगर हम बुलियन वैल्यू चेक करते हैं तो हमें मिलता है ट्रू। तो 0 का मतलब तो फॉल्स है और बाकी सारे नंबर्स का मतलब होता है ट्रू। तो ये एक्चुअल में क्या है? नॉट ऑफ ट्रू है, जो कि हमें मिल रहा है फॉल्स।
सो ये सॉल्व होने के बाद हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है 0 and 1 और फॉल्स। अब नॉट के बाद हम सॉल्व करेंगे एंड को। तो एंड के केस में जब दोनों ट्रू होती है वैल्यू मीन्स दोनों 1 होती है, तभी हमें आंसर मिलता है ट्रू, जो कि 1 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू 1 है, तो हमें आंसर मिलेगा 0। अगर दोनों 1 होती है तो ही हमें आंसर मिलता है 1 इन केस ऑफ एंड। तो हमें आंसर मिल रहा है 0 और F। अब यहाँ पे 0 मतलब फॉल्स ही है, तो 0 और फॉल्स मीन्स फॉल्स और फॉल्स, वी विल गेट फॉल्स। सो आवर आंसर इज फॉल्स। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखिए 0 फॉल्स होता है, लेकिन अगर 0 के अलावा दूसरा कोई भी नंबर है तो उसकी वैल्यू होगी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है जो कि बेस्ड है अगेन लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब तो हमारे ये बाएं हाथ का खेल है। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले होगा सॉल्व नॉट ऑपरेटर। सो नॉट ऑफ ट्रू विल बी फॉल्स, और बाकी सारे टर्म्स हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, क्योंकि हम इसे 1 by 1 ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद सॉल्व होगा एंड ऑपरेटर। तो फॉल्स एंड फॉल्स होता है फॉल्स। सो ट्रू और फॉल्स हमें लास्ट में मिल रहा है, जिसका आंसर हमें मिलेगा ट्रू। तो हमारा एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो रहा है और हमें आंसर मिल रहा है ट्रू। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। तो चलिए और क्वेश्चंस है क्या हमारे पास इस टाइप के देखते हैं। सो वी हैव इवेल्युएटेड सिमिलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। सो ये कौन सी खेत की मूली है। सो नॉट ऑपरेटर विल गेट इवेल्युएटेड फर्स्ट, not of false will be true. So let's write the remaining terms as it is. After not, we will evaluate the and operator. So true and true, it gives answer in the form of true. So true or false is the last expression, and you know true or false is true. So we got the correct answer in the form of B, which is mentioned here as true. I think we have got lot of practice with the logical operators. Now let's check out some of the equations which will have other operators also. So if we look at this expression, we can notice that there are two types of operators. One is relational operator and the other is logical operators. And if you remember the operator precedence table, relational operators has higher priority than the logical operators. So हम पहले evaluate करेंगे relational operator को, फिर बाद में हम evaluate करेंगे logical operators को. So let's evaluate these relational operators first. 5 is less than 10. Yes, 5 is less than 10. 12 is greater than 7. Yes, this is also true. 7 is greater than 4. Yes, this is also true. और बाकी लॉजिकल ऑपरेटर्स हम फिलहाल एज इट इज़ लिख लेते हैं। और अब इस इक्वेशन में तो सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है, तो मिस्टेक्स की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। वी आर वेल फैमिलियर विद द वर्किंग ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। सबसे पहले सॉल्व होगा नॉट। सो नॉट ऑफ ट्रू विल बी फॉल्स। So we got the expression like this. Not के बाद हम solve करते हैं and operator. So true and true gives true, and the final expression is true or false, which will give the answer as true. So this is our correct answer, which is in the option A. हमने काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस इवेल्युएट कर लिए हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस आ गया है। लेकिन क्या सिर्फ कॉन्फिडेंस से काम हो जाएगा, हमें कंफर्मेशन भी चाहिए कि हम करेक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इसे कॉपी करके स्पाइडर में पेस्ट कर ले और चेक कर ले कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। तो चलिए पहले इसे इवेल्युएट करते हैं और फिर चेक करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है एंड, नॉट, और वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास एक रिलेशनल ऑपरेटर
B है। तो हमें पता है कि हम पहले इवेल्युएट करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को. So 5 is equals to true? No, 5 is a number and this is a Boolean value. So both are not true. So we will get answer false. And I will write the remaining terms as it is, or false. Now let's evaluate the logical operators in this order: not, and then or. So first we will calculate not operator. Not of 0, 0 means false. So not of false will be true. So we got the expression false and true or false. अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एंड ऑपरेटर. So false and true we will get false, because in case of and we should have both the input as true. तो हमें मिल रहा है ये एक्सप्रेशन. So false or false will be false, yes. In case of or, if any input is true, then only we get output as true, otherwise false. So हमारा आंसर है false, जो कि है B ऑप्शन में. So the correct answer is B. Now let's check out whether we are solving it correctly or not. So copy this question and paste it in the interactive mode of any ID. So you can see here it is exactly getting evaluated the way we did. So in this way you can also cross check your answer whether you are solving it correctly or not. हम और कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे जिसमें होंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. So when we talk about the arithmetic operators, we can categorize these operators into three. The first category and the highest precedence category, where we have the exponentiation operator. The second category of operator, the operators which are in the next priority level. So these are division, multiplication, modulo and floor division. And the third category is plus and minus, which has the priority less than these two category. So exponentiation operator is having highest priority, and after that in the priority level these four operators are present, and at last plus and minus. And one more thing, all these operators will evaluate from left to right except this exponentiation operator, which evaluates from right to left. So now let's solve this question. In this expression we have two exponentiation operator which will get evaluated from right to left. So first of all we will solve this term 1 square. So 1 square is 1. I will write the remaining terms as it is. And here it is multiplication by 2. Now again there is one more exponentiation operator, so it will get evaluated. It is 3 raised to power 1, which will be equal to 3. So 25 floor division 4 plus 3 multiplied by 2. Now we have two operators here which are in the same category, that is floor division and multiplication, and these operators are evaluated from left to right, so we will go in that order. So according to that 25 floor division 4 will get calculated, and you know floor division, it gives the quotient but truncates the fractional part. So if we divide 25 by 4, we will get 4 6 24 and the remainder is 1. I should actually continue this division, but it is of no use. Anyhow the floor division will truncate this fractional part. So I'll get the answer 6 here. So 6 plus 3 multiplied by 2. Now the multiplication will get work out, which will give answer 6 plus 6, and the 6 plus 6 is 12. So the 12 is the correct answer, which is under the option D. So this expression will get evaluated to 12. Hope you understood this calculation. Floor division gives the quotient but it truncates the decimal part.
So be clear with the working of the 7 arithmetic operators so that you can evaluate the expressions where we will have the arithmetic operators. Now let's continue with one more expression. Oh, this is so simple. First exponentiation operator will get evaluated. So 3 cube will be 27. So 4 plus 27 divided by 2. After that division operator will get evaluated. So 27 divided by 2. Now it's a division. So 27 divided by 2 we will work out on this. So 2 ones are 2. Remainder is 0. Now 7 we have. 2 3s are 6. Now there is 1 as a remainder. Now let's continue it because this division operators gives the result in the form of float. So we will get the answer in the form of decimal point. So I will add decimal here. Here we will add 0. Now 2 5s are 10. So now we got the remainder 0. So what is our quotient? 13.5. So this result into 13.5 and plus 4 means we got the answer 17.5. So this is the correct answer. So D is the correct option. Don't get confused between the division operator and floor division. Both gives the quotient. But what's the difference? It gives the result in the form of float. But floor division truncates it and it gives the result in the form of integer. Now we have one more expression to be evaluated. We can see the bracket. So this term will get evaluated first. So 8 plus 3.0 will be 11.0 and the remaining terms are 15.0 divided by 4 plus 11.0. After brackets, now the next priority we have for division operator. So let's divide 15.0 divisible by 4. 4 3s are 12. The remainder is 3. After that there is a decimal point and we have 0. 4 7s are 28. Remainder is 2. We will continue this division. We will add 0. So 4 5s are 20. Now we got the remainder 0. In this way we got the quotient 3.75 which is the answer of this term. So 3.75 plus 11.0. If we will add these two terms we will get 14.75 which is the correct answer of this expression and it is present in the option A. So this equation will get evaluated to 14.75. When we are doing division we have to go for the complete division. Hope आपको समझ में आ रहा है. Try to evaluate more and more questions and I showed how to cross check also. Just copy this equation into a Python interactive mode. You will get the correct answer. हमने काफ़ी सारे एक्सप्रेशन जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है वो सॉल्व कर लिए हैं. होप आप अभी वर्किंग ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्लियर है. तो चलिए फिर और एक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं. अब जब आपको समझ में आ ही गया है तो पहले आप सॉल्व कीजिए. सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट. होप आपने ये ट्राई ज़रूर किया होगा. सो लेट्स चेक आउट द आंसर. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी हैव टू ब्रैकेट्स. So first of all we will evaluate the brackets. So 5 plus 6 will be 11. 1 plus 1 will be 2. Let's write the remaining values as it is. Plus 11 and here we have exponentiation operator. We can see there are two exponentiation operator which evaluates from right to left. So first we will solve this term. It is 11 square. So the 11 square is 121. Now we got this term 2 exponentiation operator 3 plus 121. According to the priority list we will calculate exponentiation first. So 2 cube first will get calculated. 2 cube is 8. 8 plus 121. So we got the answer 129. So you can see here 129 is in option A
तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन के पिटारे में और कितने एक्सप्रेशंस बाहर आते हैं। वाओ, दिस इज सो सिंपल, सो वी विल ट्राई इट। Here we have exponentiation operator which evaluates from right to left. So first 3 square will get calculated, which is 9. So 2 exponentiation operator 9. Now 2 to the power 9 will get calculated. Please calculate what's the value of 2 to the power 9. I think it is 512. तो 512 तो ये आंसर हो गया ए का। अब हम बी को सॉल्व करते हैं। यू कैन क्लियरली सी दैट द नंबर्स आर सेम, बट व्हाट्स द डिफरेंस? हियर वी अप्लाइड द ब्रैकेट. So now you will come to know after applying the bracket, the order of the evaluation will change and we will get some different answer, not same as 512. So what will happen now? First, the terms in the brackets will get calculated, which is 2 cube, and 2 cube is 8, and we have again exponentiation operator 2. Now this term will get evaluated into 64. So the expression B is getting evaluated to 64. होप आपको ये इवेल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है और आप भी मेरे साथ इसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे. I got some more expressions. So let's try to solve it. Here we have exponentiation operator. So 4 square is 16. And the remaining terms are 6 into 3 plus 16 modulo division by 5 minus 8. Now in this equation we have two operators of same precedence, multiplication and floor division. And if there are more than one operator of the same priority, it will get evaluated from left to right. 6 into 3 will get evaluated first. So it is 18 plus 16 modulo division by 5 minus 8. In the next step we will calculate floor division. 16 divided by 5. So let's work out here without mistake. 5 3s are 15 and we got answer 1. If I will try to solve it, I will get the decimal point, and you know floor division anyhow going to truncate this fractional part, so of no use continuing there. So I got the answer 3. 18 plus 3 minus 8. So 18 plus 3 is 21 minus 8. So we will get answer as 13. So this expression is getting evaluated to the value 13. एक्सप्रेशन बी में हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स है और लॉजिकल ऑपरेटर्स है. पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स सॉल्व होंगे. हमने ऐसे एक्सप्रेशंस पहले भी इवेल्युएट किए हैं, सो आप वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए. होप आपने ट्राई जरूर किया होगा. सो लेट्स चेक आउट द आंसर. पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स वाले टर्म्स इवेल्युएट होंगे. 10 इज ग्रेटर देन 5, यस. 7 इज ग्रेटर देन 12, नो, फॉल्स. 18 is greater than 3, yes. Let's write the operators in between. अब इस resultant equation में all the operators are logical operators and you know the sequence not and or. So not of t will be false. तो हमारे पास अब equation है true and false और false. इस एक्सप्रेशन में पहले एंड इवेल्युएट होगा. ट्रू एंड फॉल्स विल बी फॉल्स. सो फॉल्स और फॉल्स विल बी अल्टीमेटली फॉल्स. सो आफ्टर इवेल्युएटिंग दिस एक्सप्रेशन इज गेटिंग रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉल्स. वाओ, दिस एक्सप्रेशन इज सो स्मॉल. सो लेट्स वर्क आउट ऑन दिस. First relational operator will get evaluated. 13 is greater than 10. Yes, it is greater. So 8 and t. Now how to apply this AND operator on one value and this Boolean value t? Already we saw one example that 0 is false and all other values will get evaluated to true. So 8 is also actually true. So what is this expression if we see? True and
true, and you know in case of AND, if both the inputs are true, we will get result as true. So this expression is getting evaluated to true. So the correct option is A. This expression was small but it was tricky. Let's see we have some more equations or not. Yeah, there is one more equation. So let's find out the answer of this. Brackets will get evaluated first. So 3 divided by 2 will get 1.5. So our resultant expression will be like this. Now we have two operators which is of same precedence. It will get evaluated from left to right. 27 modulo 7. So we need to divide 27 by 7 and we have to find out the remainder. 7 3s are 21. The remainder is 6. So let's write the remainder here, modulo division by 1.5. Now let's find out how to solve this. This is also tricky. When we will divide 6 by 1.5, so if we remove this decimal point, we will add 0 here and 15 4s are 60. So we got answer 4. But when we are doing floor division and any one quantity is float, we get the answer in the form of float. So our answer is not 4. Our answer is 4.0. You can see here 4 in the option D, but it is not correct. We will get the answer 4.0 because we know that floor division always truncate the fractional part and gives the integer value. But if any one is float, then it gives the answer in the form of float. So check out here, when I try to solve it in the IDE, we are getting answer 4.0, not 4. So keep in mind when we are doing floor division and if any one quantity is float, we will get answer in the form of float. That's why we are getting answer 4.0, not 4. Hope you are not tired of evaluating the expressions. We have to keep on practicing. The more and more you practice, the more and more clarity you get. I helped you in solving many equations. Now it's your turn to solve it. This is an assignment for you. Please solve this equation and write the correct answer in the comments. I will wait for your answer. If you want my help in solving any expression, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. हमने अब तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि MCQs के फॉर्मेट में थे या फिर हमने इवेल्युएट किए एक्सप्रेशंस को. बट समटाइम्स यू मे गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. हियर देयर इज अ कोड एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरर्स. सो आपको एरर्स को अंडरलाइन करना है और उसका करेक्ट कोड भी लिखना है. So let's check out this code. We will check line by line. The first line is correct. अगर हम सेकेंड लाइन चेक करते हैं तो हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे कोलन मिसिंग है. तो हमें फर्स्ट एरर मिल गया कि कोलन इज मिसिंग. सो आपको करेक्ट कोड भी लिखना है और यहाँ पे बताना है कि एरर क्या है. थर्ड लाइन में इफ कैपिटल में लिखा है पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. सो दिस इज द error number 2. if was in capital letter. next statement तो correct ही है. if we proceed with the next statement, we can see here the else is a wrong keyword. the correct keyword is elif. so we got the third error. the next statement is correct. after that colon is missing with the else statement. so this is the fourth error. colon is missing and the last statement looks okay. सो इस तरह हमने सारे एरर्स चेक कर लिए और उसे करेक्ट भी कर लिया. सो देर इज़ वन मोर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. हियर ऑल्सो वी हैव टू रेक्टिफाई द एरर्स. सो लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट. दिस इज रॉन्ग. जनरली वी राइट द वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड and value on the right hand side. So this is the error number 1. Let's proceed with the next statement. In for colon is missing. So this is the error number 2. So we have rectified here. हम देख सकते हैं यहाँ पे if कैपिटल में लिखा है जो कि अलाउड नहीं है.
तो हमने उसे करेक्ट कर लिया। ये हमारा था एरर नंबर 3। प्रिंट स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है। एल स्टेटमेंट में भी ये ई कैपिटल में है जो कि एरर है, तो ये है हमारा एरर नंबर 4। हमें एल्स लिखना है स्मॉल केस में। तो इस तरह हमने इस कोड के सारे एरर्स फाइंड आउट कर लिए हैं और उसे करेक्ट भी कर लिया है। इन सम ऑफ द क्वेश्चन पेपर आई फाउंड द क्वेश्चंस like this where you have to find out the output of the simple code. Let's check out this code. If not false. Not false means it is true. So if true, then the control will come inside, and you know the default value of the relational operator is true. So this condition gets satisfied and the control will come to the true part of if, and print 10 statement will get executed. So we will get output as 10. So this A is the correct option. So this type of small code you will be getting where you have to guess the output of the code. Let's check out which type of next question is. Here we have to find out the error, and we have the 4 options. So let's check out for the first statement. We can see here this statement is wrong because input function is missing here. So we use int function along with input which is not present. So the statement 1 is wrong. If we proceed to the next statement, we can see here there is a error because we use round bracket with the range function. So statement 2 is also not correct. This looks fine, this is also good, this is also correct, and this statement is also correct. So among the 4 options, the D is the correct choice because statement 1 and 2 is wrong. In one sample paper, I got this one question where you have to guess the output of the following code. So here we are initializing one string and A is initialized to the variable I. We are using here while loop. So while I in x, and in operator checks the existence of this variable in the sequence. You can see here A is present in the string. So this loop will keep on executing till the value of A is in the list and it exists in the list. Here we are printing the value of I, which is A, and we are using end parameter here, which is space. By default end parameter is \n. So we will be getting the value A, and it is an infinite loop. The value of A will keep on displaying indefinite time. So this is an infinite loop because we cannot see any statement to break the loop. A is present in the list and it will be there always. So it's an infinite loop. So in this way we try to solve maximum possible questions from the chapter 1. Hope you got an idea how to solve it. In the next video I am going to cover the second chapter, that is Python revision tour part 2. So till then keep studying, stay fit, see you in the next video.